हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों स्वागत है फिर से आप सभी का फिर से संगीत के इस नए सेशन में। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए रेगुलर जो है आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत करते हैं। तो दोस्तों बस कुछ नहीं, बस एक छोटी सी प्यार की आशाएं होती है। चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन को शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट म्यूजिक बीपीएससी आपके लिए बता दूं कि बीपीएससी नेट ईएमआरएस डीएसएसबी, तो दोस्तों ये सभी लोगों के लिए जो खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके बीपीएससी और नीट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं तो उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे शामिल करके रखा गया है। तो ठीक है, तो आप लोग देखेंगे, क्योंकि दोस्तों बीपीएससी का सिलेबस जो है दिन प्रतिदिन हार्ड होते जा रहा है थोड़ा थोड़ा, तो आप लोग को ये सब प्रश्न जो है देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि और नीट वाले को तो बिल्कुल देखना ही है, क्योंकि नीट का प्रश्न है और बीपीएससी लेवल का भी प्रश्न है, तो सारे प्रश्न जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं सेशन को। तो उम्मीद है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे यूट्यूब वाले और फेसबुक वाले फॉलो कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा राग कल्याण थाट का नहीं है? दोस्तों देखिए नहीं वाला जो है ना बड़ा खतरनाक होता है भाई, इस चीज़ को बड़ा काफ़ी ध्यान देना है। तो नहीं है भाई, कौन सा पूछ रहा है कि नहीं है, तो कौन सा कल्याण थाट का नहीं है? देखिए कल्याण थाट का आपका अगर नहीं होगा तो कौन नहीं होगा? इसमें पहले कौन कौन है? छायानट जो है ये तो कल्याण थाट का ही है। आपका एक और दिख रहा है शुद्ध कल्याण, ये जो है आपके ये भी कल्याण थाट के हैं। तो ये दोस्तों हमारा यहाँ से क्लियर हो गया कि शुद्ध कल्याण और छायानट ये दोनों जो है कल्याण थाट के हैं। तो कौन नहीं है? गोरखा कल्याण है क्या? नहीं है, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखा कल्याण, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरा नंबर का प्रश्न है कि उल्लास कसालकर किसके शिष्य हैं? देखिए कसालकर जी की बात हो रही है, उल्लास कसालकर के जो गुरु कौन है इनको पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी कि किनके शिष्य हैं? तो भाई किनके जो ये है इनके गुरु कौन है वही तो होगा ना। तो उल्लास कसालकर के गुरु कौन है या फिर उल्लास कसालकर किनके शिष्य हैं? दोनों प्रश्न जो है सेम ही है, आपको बस समझना है। तो देखिए इसका जो जवाब हो जाएगा गजानंद राव जोशी, ऑप्शन नंबर ए गजानंद राव जोशी के शिष्य कौन है? कसालकर जी, ठीक है। अगर हम बात कर ले वहीं भीमसेन जोशी की, तो भीमसेन जोशी किसके शिष्य थे? तो दोस्तों ये आपके राम भाऊ कुंदगोलकर, यानी कि हम बात कर लेंगे तो ये हो जाएंगे सवाई गंधर्व, ठीक है। सवाई गंधर्व, सवाई गंधर्व का जो मूल जो नाम था उन्हीं को कहा जाता था, आपका क्या, कुंदगोलकर जी, उन्हीं को कहा जाता था। देखिए अब है अनंत मनोहर जोशी। तो अनंत मनोहर जोशी ये किनके शिष्य थे भाई? इनके भी तो कोई गुरु रहे होंगे ना। तो इनके गुरु थे कौन, जानते हैं आप? इनके गुरु थे जो पलुस्कर जी के गुरु थे वही, यानी कि पंडित बालकृष्ण, बालकृष्ण बुआ, ठीक है। बालकृष्ण बुआ इनके गुरु माने जाते हैं अनंत मनोहर जोशी के, यानी कि अनंत मनोहर जोशी और पलुस्कर, ठीक है, और पलुस्कर ये दोनों क्या थे? ये दोनों गुरु भाई हो गए, ठीक है। तो हम आते हैं प्रश्न पे, उस उल्लास कसालकर, तो इसके गुरु गजानंद राव जोशी, और उल्लास कसालकर किसके शिष्य थे? तो गजानंद राव जोशी के। चलिए आगे देखिए, प्रश्न को बिल्कुल थोड़ा सा समय दीजिएगा लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके ही जाइएगा। अगला प्रश्न है, ढाडी शब्द का अर्थ है। देखिए ढाडी शब्द का क्या अर्थ है? क्या वो गीति का प्रकार है? क्या आपके संगीत जीवी समुदाय है? या फिर ताल के प्राण है? या उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका देखिए जो जवाब हो जाएगा ना दोस्तों, ढाडी शब्द, ये जो शब्द है अगर ज्यादा डीपली आप पढ़ेंगे ना तो ये आपको मिलेगा क्या? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये जो है क्या है, संगीत जीवी समुदाय है। क्या है? ढाडी शब्द का संबंध किससे, अर्थ क्या होता है इसका? संगीत जीवी समुदाय, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है भाई, ये नीट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। गीति के प्रकार, गीति के कितने प्रकार भाई? गीति के 5 प्रकार, ठीक है। कौन? शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा, और क्या होता है? चलिए आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। और एक चीज है दोस्तों, एक चीज मैंने आपको बताया था कि गीति के जो है 7 प्रकार, ठीक है। किसके? गीति के 7 प्रकार। वो व्यक्ति कौन थे मानने वाले? चलिए जरा ये भी बताइए तो मुझे फटाफट आप लोग, क्योंकि दोस्तों एक तरह से आपका मान लीजिए मॉक टेस्ट चल रहा है, तो आपको बताना है कि गीति के 7 प्रकार किसने माने थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ताल के 10 प्राण होते हैं, तो ये ताल के कितने प्राण? 10 प्राण होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 4, दरस पिया किनका उपनाम है? देखिए उपनाम और नाम भाई ये तो आप लोग बिल्कुल याद कर ही लीजिएगा, रट्टा मार ही लीजिएगा। अगर नहीं रट्टा मारा जा रहा है तो ट्रिक वाला लगाकर मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, आप जाइए चैनल पे उसको सर्च कीजिए वीडियोज़ में जाके, और आप ढूंढते जाइए उसको, वो मिल जाएगा नाम और उपनाम का सेशन। तो ट्रिक लगाकर आपको उसमें से एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। देखिए मैं झलक दिखा दूं जरा आपको, दरस पिया किनका उपनाम है? देखिए दरस पिया भाई, दरस मिस दर्शन,
दर्शन यानी कि किसके दर्शन को तरस जाते हैं, तो भाई अपनी महबूब जो होते हैं, महबूब जिससे जो प्यार करते हैं, तो यानी कि जो होते हैं महबूब की दर्शन को तरस जाते हैं, यानी दरस पिया किनका, तो महबूब खां। देखिए अब आगे देखिए, बड़े गुलाम अली का क्या उपनाम है। इनका जो उपनाम है ना दोस्तों, इनका उपनाम है सब रंग। ठीक है, सब रंग। ऐसा इनका क्या ट्रिक है, इनका ट्रिक था कि बड़े गुलाम अली से गुलाम से गुलाब याद रखना है। और गुलाब क्या होता है कि आजकल सब रंग में होने लगा है, सब रंग में मिलने लगा है। व्हाइट गुलाब, आपका येलो गुलाब, फिर आपकी बात करें तो गुलाबी वाला गुलाब, तो ये बहुत सारे यानी सब रंग में हो जाता है। देखिए विलायत हुसैन खां, इनका क्या उपनाम है, तो विलायत हुसैन खां का क्या कॉन्सेप्ट लगाकर बताए हैं। इसका कॉन्सेप्ट जरा सा है, आप लोग समझिएगा। इसका क्या है, जो विलायत में रहते हैं वो क्या होते हैं, प्राण प्रिय होते हैं, यानी प्राण से भी प्यारे होते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्राण पिया। ठीक है, प्राण पिया। विलायत हुसैन खां का क्या नाम, उपनाम प्राण पिया, क्योंकि ये विलायत में रहते हैं भाई, ये कमाते हैं जाकर विलायत में, पैसे भेजते हैं, तो ये प्राणों से भी प्यारे हो गए, तो प्राण पिया। ठीक है, तो ये सब आप लोग जाकर देख लीजिएगा उस चीज़ को, बहुत सारा जो बहुत नाम है वो आपका क्लियर हो जाएगा ट्रिक लगाकर। ठीक है, रट्टा नहीं अगर मारा जा रहा है तो। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा नंबर 5 प्रश्न है, इनमें से कौन निर्मल शाह के शिष्य नहीं थे। भाई इसमें तो ये गजब हो गया, नहीं लगा दिया है। तो देखिए इसमें देखना है, यानी कि दोस्तों एक जो है आपके निर्मल शाह के शिष्य नहीं है, बाकी तो होंगे। तो देखते हैं या नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, सादिक अली खां, बंदे अली खां, इमदाद खां। दोस्तों इनमें से एक आपको बताना है कि कौन नहीं है। तो इसका जो जवाब होने वाला है, ये जवाब हो जाएगा आपका सादिक अली खां। ऑप्शन नंबर ए सादिक अली खां। ये क्या थे, ये निर्मल शाह के शिष्य नहीं थे। बाकी बंदे अली खां के गुरु कौन थे, तो आपके निर्मल शाह। इमदाद खां के गुरु कौन थे, तो निर्मल शाह। ठीक है, निर्मल शाह, ये चीज आपको याद रख लेना है। और कौन नहीं थे, तो वो नहीं थे सादिक अली खां। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर का क्या पूछ रहा है, पंचपाणी किसका नाम है भाई। पंचपाणी क्या प्रबंध का, राग का, या प्राचीन ताल, क्या है, तो इनमें से एक ही दिया है, इनमें से एक है। तो पंचपाणी जो है आपके प्रबंध के प्रकार तो नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। राग तो है नहीं, इसलिए ये भी गलत। लेकिन पंचपाणी क्या है, ये एक प्राचीन ताल है। क्या है, प्राचीन ताल है, इसका नाम क्या है, पंचपाणी। ठीक है, इसलिए जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा 7वां नंबर का, इनमें से कौन विचित्र वीणा वादक है। दोस्तों ये नीट का प्रश्न है, नीट में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको जरा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये डीपली जरा सा है, इसलिए। तो कौन है जो विचित्र वीणा वादक है, क्या गुलाम मोहम्मद खां, या फिर अब्दुल अजीज खां, या रजब अली खां। तो इनमें से कौन है जो कि विचित्र वीणा बजाते हैं भाई, तो विचित्र वीणा वादक जो हो जाएंगे आपके, वो कौन होंगे, अब्दुल अजीज खां, ये आपके विचित्र वीणा वादक हैं। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा अब्दुल अजीज खां। लेकिन अगर बात करेंगे गुलाम मोहम्मद खां, तो भाई ये क्या बजाते थे, तो ये क्या बजाने वाले थे, ये बजाते थे आपके तबला, ये तबला वादक थे। ठीक है, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा की तरह। और ये अब यहाँ पे देख लीजिए, रजब अली खां, ये क्या बजाते थे भाई, तो ये बीन बजाते थे। ठीक है, ये बीन बजाते थे, बीन बजाता जा सपेरा वाला बीन बजाते थे। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है हमारा 8वां नंबर का, कि आगरे घराने के गायकों का सही क्रम। भाई जिसमें आपका सारे जो है आगरे घराने के होंगे ना, वही इसका सही जवाब होगा। तो कौन से जो है ऑप्शन में सारे आगरे घराने के मिल जाएंगे, चलिए देखना शुरू करते हैं। भीमसेन जोशी, लताफत हुसैन, शराफत हुसैन, जी बिल्कुल नहीं होगा। पंडित रविशंकर, पलुस्कर, राजा भैया पूछ वाले, ये भी नहीं होगा। देखिए आपके जो हो जाएंगे सही जवाब, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे नत्थन खां, विलायत हुसैन खां, खादिम हुसैन, तो ये सब क्या है, ये सब सब आगरा, ये आपके आगरा घराने के गायक हैं। ठीक है, आगरा घराने के गायक हैं। लेकिन यहाँ पे आगरा घराने में आपके लताफत हुसैन भी आ जाते हैं और शराफत हुसैन भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भीमसेन जोशी लगा हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, ये आपका सही नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे, फिर आपको कमेंट फिर करेंगे कि आप लोग देखिए कि लताफत हुसैन और शराफत हुसैन भी तो आगरा घराने के, लेकिन तीनों तो नहीं है ना भाई। भीमसेन जोशी किसके हैं, किराना घराने के हो जाते हैं, किराना। ठीक है, तो ये इसीलिए इसका जो है आंसर ये नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन कट गया। और पंडित रविशंकर की हम बात करेंगे तो मैहर घराने हो जाएंगे, पलुस्कर आपके ग्वालियर, राजा भैया पूछ वाले ग्वालियर। तो यहाँ पे जो भी है नत्थन खां, विलायत हुसैन, खादिम हुसैन, ये सब आपके किसके हैं, सब आपके आगरा घराने के जो हैं प्रसिद्ध कलाकार हैं, इसीलिए इसका ये क्रम सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए नंबर 9 हमारा प्रश्न है, सा रे ग ग रे ग रे सा स्वर समुदाय
किस वर्ण का उदाहरण है? देखिए वर्ण, वर्ण कितने 4 प्रकार के भाई, कौन-कौन से? अस्थाई, आरोही, अवरोही और एक आपका संचारी। ठीक है, वर्ण 4 प्रकार के। तो सा, रे, ग ग, रे ग, रे सा स्वर समुदाय किस वर्ण को इंगित करता है या फिर किसका उदाहरण है? देखिए यहाँ पे आप लोग ऐसे देखिएगा, सा से रे, भाई अभी कहाँ चल रहा है? सा रे ग, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रुका है, तो सा के बाद रे हुआ, रे के बाद ग हुआ। अभी तो देख रहे हैं आप कि कहाँ चल रहा है, ये आपके कहाँ गया, ये आपके आरोही, आरोही में चल रहा है। ठीक है, आरोही में यानी कि बढ़ते क्रम, यानी कि आरोही किसको कहेंगे? आपके मंद्र सा से तार सा की ओर बढ़ना, ये क्या? आरोही। और तार सा से मंद्र सा की ओर आना क्या हो जाएगा? अवरोही। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। तो ये आपके स्वर समुदाय तो बढ़े यहाँ पे कहाँ? आरोही बढ़ रहा है, फिर रे ग बढ़ा, फिर रे सा। देखिए अब क्या है यहाँ पे? रे यानी कि पीछे आ गया और फिर आगे बढ़ा, यानी कि इसमें दोनों मिले हुए हैं, तो जो मिला हुआ रहता है वो किसका उदाहरण हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका संचारी का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी संचारी वर्ण को दर्शाता है, क्योंकि इसमें सब मिले हुए हैं, आरोह और अवरोह सब लगा हुआ है, इसलिए आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग अस्थाई देख रहे होंगे, तो इसमें सब मिला हुआ है, तो जो सब मिला हुआ रहेगा ना, तो उसी को संचारी बनाया गया है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे देखिए दोस्तों, देखिए सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेहनत लगती है भाई आप लोगों के बनाने के लिए। और आज का जो सेशन है इसमें जीके जीएस भी शामिल है, पीछे में कर दिया हूं मैं, तो आप लोग भी बहुत परेशान थे थोड़ा सा जीके जीएस के लिए, तो चलिए मैं पीछे ऐड कर लिया हूँ, तो आप लोग को वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर देखते हैं। राग गौड़ मल्हार किस थाट से उत्पन्न राग है? देखिए राग गौड़ मल्हार की अगर हम बात करेंगे, इसका जो जो थाट हो जाता है वो कौन सा? खमाज थाट हो जाता है। और खमाज में क्या होता है? नी कैसा लगता है भाई? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, खमाज में नी कैसा लगता है? कोमल लगता है या फिर शुद्ध लगता है? चलिए फटाक से कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए, अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इनमें से बियाड़ लय कौन है? देखिए होता क्या है भाई, लय आड़ कुआड़, आड़ कुआड़ और बियाड़। ठीक है, 1.5 गुण यानी 3/2, सवा गुण आप ऐसे समझ लीजिए, 1.5 गुण 1.5, सवा गुण 1.25, आप उसके बाद फिर क्या है, पौने 2 गुण 1.75। ये आपका हो गया ना। इस तरह से आप इसमें से स्वयं निकाल सकते हैं कि क्या हो जाएगा। ठीक है, कैसे? देखिए बियाड़ पूछ रहा है ना, तो आड़ कुआड़ और बियाड़, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कौन सा गुण? 1.5 गुण, सवा गुण और यहाँ पौने 2 गुण। तो पौने 2 गुण पहचानना है, तो देखिए ऑप्शन में आपका क्या है? 7/4। तो आप एक काम कीजिए, मैथमेटिक्स लगाइएगा आप, और यहाँ पे 7 को डिवाइड कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, 4 लगाए, 3 आया, यहाँ पे माइनस किए तो 3 आएगा ना। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे 0 लाना है, और 7 देंगे, उसके बाद 28 लग जाएगा, ये आपका बच जाएगा कितना? 2। अब फिर से एक बार 0 आएगा और 4 पचे 20, यानी कि 20, ये आपका क्या हो गया? कट गया। ठीक है, तो कितना है? 1.75 किस में आया? तो 7.4 में ही आया ना। तो आपको इस तरह से करके चेक कर लेना है। ठीक है भाई, आपको ये भी देख लेना है, क्योंकि वही चीज़ होता है। ये बहुत ईजी फॉर्म है, इसको आप बट्टे में निकाल सकते हैं अगर पॉइंट वाला आपके पास अवेलेबल रहेगा तो। ठीक है, इसलिए आड़ 1.5 याद कीजिएगा, कुआड़ 1.25 और बियाड़ 1.75। भाई ऐसा तो कोई बताया नहीं होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर का। गुल्लू शब्द का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गुल्लू, भैया गुल्लू क्या होता है? ये जो होते हैं ना आपके यहाँ से, ये जो आपका जुड़ा हुआ जो भाग होता है, तुम्बा और डांड, तो वो क्या कहलाता है? गुलू। तो गुलू किस में हो जाएगा? तबला में तो होगा नहीं, जल तरंग में होगा नहीं, ये गुलू होगा आपके सितार में। ठीक है, गुलू हो जाएगा किस में? सितार में। तबले में कितने वर्ण भाई? 10 या 16? कितना? फटाफट कमेंट कीजिएगा, तबले में कितने वर्ण? जल तरंग। जल तरंग कैसा वाद्य है? तो जल तरंग घन वाद्य है। ठीक है, चलिए सितार में तार कितने? 7 तार। अगला प्रश्न हमारा हुमफित शब्द संबंधित है। हुमफित, हुमफित जो हमारा शब्द है वो किससे है? श्रुति से बिल्कुल नहीं होगा, मूर्छना से नहीं होगा जी। आपका ये जो हुमफित शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गमक से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, गमक कितने प्रकार के? गमक 15 प्रकार के हिंदुस्तानी में। कर्नाटकी यानी कि दक्षिण पद्धति में गमक कितने प्रकार के? तो 10 प्रकार के। ठीक है, गमक कितने प्रकार के? 10 प्रकार के, और ये आपके 15 प्रकार के। चलिए एक चीज कमेंट कीजिएगा यहाँ से, क्योंकि मैं पिछले जो भी पढ़ाता हूँ दोस्तों वही प्रश्न आपसे पूछ देता हूँ, तो इसलिए आप लोग बताइएगा कि 20 प्रकार के गमक जो हैं किसने माने हैं?
20 प्रकार के गमक का उल्लेख किसने किया है? चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो होमफिज शब्द जो है आपका गमक से संबंधित हो गया। गमक जो है आपके 15 प्रकार के हैं ये मुख्य रूप से, लेकिन 20 कौन माने हैं ये आपको कमेंट करना है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर, किस स्वर को अध्वदर्शक स्वर के नाम से जाना जाता है? तो भाई कौन सा स्वर है जिसको कि अध्वदर्शक स्वर के नाम से जानेंगे? इसका जवाब क्या हो जाएगा? देखिए अध्वदर्शक स्वर हमारा म होता है। देखिए अध्वदर्शक यानी आधा आधा दोनों तरफ सा, रे, ग, म, प, ध और ये आपका हो गया नी, ठीक है। 3 स्वर इधर भी है, 3 स्वर इधर भी, आधे में कौन है? बीच बीच में म, ठीक है। तो ये आपका अध्वदर्शक स्वर माना गया है। चलिए आगे देखिए नंबर 15 हमारा प्रश्न है, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई म्यूजिक माई लाइफ की अगर हम बात कर लेंगे तो ये पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? पंडित रविशंकर। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। और पंडित रविशंकर क्या है? सितार वादक हैं भैया। किस शैली के? गत शैली के सितार वादक हैं, ठीक है। शैली इनका क्या है? गत शैली के सितार वादक हैं पंडित रविशंकर। और इनके गुरु कौन थे? अलाउद्दीन खां। इनका घराना कौन सा था? घराना मैहर। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर, क्या पूछ रहा है? आश्रय राग को पहचाने। देखिए आश्रय राग किसे कहते हैं? वैसा राग जो कि अपने थाट के नाम से ही रागों की उत्पत्ति जो जिसका हुआ हो, तो वही क्या कहलाते हैं? आश्रय राग कहलाते हैं, ठीक है। तो जिसको उत्पत्ति जो है आपका थाट के नाम से, यानी थाट हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे खमाज दिख रहा है, क्योंकि पहाड़ी जो है, ठीक है, पहाड़ी आपका किसका हो जाएगा? बिलावल थाट का हो जाएगा, ठीक है। पहाड़ी किसका है? बिलावल। मधुबंती किसका हो जाएगा? मधुबंती आपका तोड़ी थाट का हो जाएगा, ठीक है, तोड़ी थाट का। तो इसलिए ये क्या है? ये हमारा खमाज जो है खमाज थाट का है, सेम नाम से। तो ये आपके आश्रय राग हो गए। और आश्रय राग कितने हो सकते हैं? आश्रय राग 10 हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास थाट जो है वो 10 ही है, इसलिए आश्रय राग भी 10 ही होंगे। समझ में आई बात? चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर का, कि चतुस्र जाति की त्रिपुट ताल में कितनी मात्राएं होती है? भैया जाति कैसी है इसकी? चतुस्र जाति की त्रिपुट ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो जाति इसकी चतुस्र जाति है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा हमारा 8 मात्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। 8 मात्रा होता है भाई किसमें? तो चतुस्र जाति की त्रिपुट ताल में, ठीक है। याद रखना है त्रिपुट ताल जो है आपका किसका? कर्नाटकी का है ना। आगे देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाई नहीं वाले को पहचानना है, पहले कथन पढ़ा जाए। भरत ने ध्रुवा गीतों का उल्लेख नाट्य शास्त्र में किया है। जी बिल्कुल किया है, सही है। राग ध्यान सिद्धांत का रस भाव से घनिष्ठ संबंध है। भाई ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके नीट में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपको थोड़ा सा जो है एडवांस दिख रहा होगा। लेकिन ये भी कथन जो है क्या है? ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है। अब आइए देखते हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी संगीत पद्धति का आधार ग्रंथ संगीत रत्नाकर है। जी बिल्कुल संगीत रत्नाकर है, ये भी आपका सही है। इसलिए मैं क्या पूछ रहा था, असत्य कौन है? तो भाई असत्य यहाँ पे कोई है ही नहीं, इसलिए जवाब हमारा क्या हो गया? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है 19 नंबर का, इनमें से किस जाति के प्रबंध के 6 अंग होना अनिवार्य है? किस जाति के प्रबंध में 6 अंग होना अनिवार्य है? क्या मेदिनी में, दीपनी में या भाविनी में? किस में हो जाएगा? इसका जवाब जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेदिनी में 6 अंग का होना अनिवार्य है। भाई मेदिनी में 6 अंग का होना। अगर दीपनी की हम बात करें तो दीपनी में 4 अंग, और भवनी में बात करें तो इसके कितने? 3 अंग, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 20 नंबर का, कि साम संगीत में अलंकारिक प्रयोग के लिए किन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों एडवांस लेवल का प्रश्न है भाई, नीट लेवल का प्रश्न है, तो आप लोग को याद करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, बढ़िया समझिए। साम संगीत में, ठीक है, जो संगीत होते थे ना, साम साम जो होता था, तो साम संगीत में अलंकारिक प्रयोग के लिए किन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता था? तो देखिए हम आपको यहाँ पे बता दें दोस्तों, यहाँ पे जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा जवाब होगा, क्योंकि विनत और अत्युत्क्रम इसका भी जो है प्रयोग किया जाता था। ये दोनों का, विनत और अत्युत्क्रम का भी प्रयोग किया जाता था, इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। क्यों प्रयोग किया जाता था विनत और अत्युत्क्रम का? तो इसका प्रयोग इसलिए किया जाता था कि साम संगीत में अलंकारिक रूप से जो है पारिभाषिक शब्दों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता था।
आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है 21 नंबर का, इनमें से किस विद्वान ने जन्यजनक व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया है? देखिए जन्यजनक व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया है, ये आपके यानी कि थाट राग व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है। थाट राग व्यवस्था के बारे में, ठीक है? जन्यजनक, तो भाई इसमें से कौन है जो कि उल्लेख नहीं किए हैं जन्यजनक व्यवस्था? जवाब हो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतंग मुनि। और मतंग की ग्रंथ बृहदेशी 8वीं शताब्दी की ग्रंथ मानी जाती है। इन्होंने ही क्या किया था? जन्यजनक व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया है। बाकी लोचन और श्रीनिवास दोनों ने किया है, ठीक है? चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा है 22 नंबर का प्रश्न है, भातखंडे के अनुसार आवाज की परिष्कार हेतु किन तत्वों का होना आवश्यक है? क्या आवाज की स्थिरता, श्वास नियंत्रण, बैठकर गाना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो जवाब होगा क्या होगा कि भातखंडे के अनुसार आवाज की परिष्कार हेतु यानी आवाज के परिष्कार हेतु जो भातखंडे जी ने बताया है उसमें किन तत्वों का होना आवश्यक है? तो भाई आवाज की स्थिरता होना बिल्कुल आवश्यक है, श्वास पे नियंत्रण रखना बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन बैठकर गाना ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये इसलिए हमारा जो जवाब हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है? चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है, किस राग में पंचम का प्रयोग नहीं होता है? भाई पंचम का, क्योंकि इसके लिए जो है रागों को रटना पड़ेगा, रागों को डिटेल से देखना पड़ेगा। वैसे मैं राग के बारे में शॉर्ट्स जो है अपलोड कर दूंगा सारा, उसमें कौन सा स्वर वर्जित, कौन सा क्या वादी संवादी, सारा शॉर्ट्स में मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है? अभी भी कुछ ज़्यादा शॉर्ट्स तो मैं डाला नहीं हूँ, तो भाई चलिए देख लेते हैं किस राग में पंचम का प्रयोग नहीं होता है। तो पंचम के प्रयोग वाले जो राग हैं वो कौन सा हो जाएगा? ये आपका सोहनी हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपका पंचम का प्रयोग नहीं होता है। बात कर ले सुहा की, तो इसमें पंचम प्रयोग बिल्कुल होता है और बहार में भी होता है पंचम का प्रयोग, लेकिन सोहनी में पंचम जो है आपका क्या होता है? वर्जित रहता है। और सोहनी का गायन समय रात्रि के अंतिम पहर हो जाता है। चलिए आप लोग जो है इसको देखिए, और उसके बाद फिर इसका जो थाट है सोहनी का क्या हो जाएगा? कौन सा थाट? मारवा थाट हो जाएगा ना, मारवा होगा ना, ठीक है? तो ये आपका देखिएगा इसमें जो है थाट हो जाएगा इसका सोहनी का मारवा। मारवा या खमाज? भाई खमाज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, मारवा या खमाज क्या होगा? चलिए अच्छा, वैसे इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग देखिए और कमेंट कीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मुझे इस बात पे। तो आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, भिन्न को चुनिए। देखिए भिन्न को चुनना है तो भिन्न क्या हो जाएगा इसमें? भिन्न कैसे? देखिए दोस्तों दिमाग लगाना है। कभी आपको क्या करेगा कि गुरु शिष्य पर भी दे देगा, गुरु शिष्य, ठीक है? हो सकता है कि इसमें से सबके गुरु एक ही हो, किसी एक का गुरु अलग हो जाए, वैसे भी भिन्न छाँटने के लिए दे दे। हो सकता है सबका घराना एक हो और किसी एक का घराना अलग हो, तो वैसे भी अलग हो जाएंगे। हो सकता है सभी तबला वादक हों और एक आपके सितार वादक हों, तो उस तरह से भी अलग हो जाए। तो यहाँ पे जो है अपने दिमाग को काम करवाना है और किस तरह से भिन्न को छाँटना है उस तरह से सोच कर इसको छाँटना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं हम लोग, भिन्न को चुनिए। देखिए यहाँ पे जो है घराना के आधार पर दिया हुआ है, रोशन आरा बेगम आपका घराना किराना, भीमसेन जोशी घराना किराना। तो ठीक है, दो तो अब हमें मिल गए, समझ में आ गया कि ये किराना घराना का आधार पर है। तो तीसरा जो हमारा होगा ये ऑटोमेटिक जो है आपका भिन्न हो गया। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? रहमत खां। ये आपके कौन सा घराने के हो जाते हैं? भाई ये ग्वालियर घराने के हो जाते हैं, सबसे प्राचीन घराना। तो ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों थे आपके किराना और रहमत खां ग्वालियर। तो ग्वालियर वाले को हम छाट दिए क्योंकि दो मिल गए, ज़्यादा संख्या उनकी है भाई, तो कम वाले को रखना नहीं, इसलिए हमारा भिन्न जो है यही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 25 नंबर का, लोचन के स्वर श्रुति स्थान के अनुसार कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए लोचन के स्वर श्रुति के स्थान के अनुसार कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए जोड़ा इसमें क्या होगा? 4 3 2 4 4 3 2, यही होता है ना भाई। तो यहाँ पे क्या होगा? सा रे ग म प ध और नी। चलिए अब जोड़ा मिलाते हैं, सा 4, ठीक है जी बिल्कुल सही है, प 16, प पे आपका क्या हो गया? तो 4 3 7 2 9 4 13 और 4 17, प कहाँ आता है? 17 पे, यानी अभी देखते हैं, ये तो गलत हो गया हमारा। और कोई है क्या? नी 22, तो 17 3 20 और 2 22, तो यहाँ पे आपका ये सही ही है, इसलिए जो गलत है जोड़ा वो आपका प हो जाएगा प 16, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26 नंबर का देख लेते हैं,
बिहाग को बिहागड़ा से अलग करने वाले स्वर, भाई स्वर स्वर, ठीक है, स्वर को बताएं। देखिए बिहाग को बिहागड़ा से जो अलग करने वाले जो स्वर है ना, वो कौन से स्वर हो जाएंगे? इसका जवाब हो जाएगा कोमलनी, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा, मध्यम ग्रामिक पंचम है, त्रिश्रुतिक है, चतुश्रुतिक है, त्रिश्रुतिक है या द्विश्रुतिक है, यानी 4 श्रुति वाला है या 3 श्रुति वाला है या 2 श्रुति वाला है। किसमें? तो मध्यम ग्राम में। मध्यम ग्राम में पंचम हम लोग क्या जानते हैं भाई? मध्यम षड्ज ग्राम की पहले लिख सकते हैं 4 3 2 4 4 3 2। अब मध्यम ग्राम की लिखते हैं 4 3 2 4 3 4 2। पूछा क्या जा रहा है? ये हमारा निचला मध्यम हो गया ना, तो मध्यम ग्रामिक पंचम, तो सा रे ग म प, प क्या हो गया? त्रिश्रुतिक, ठीक है। इसलिए हमारा जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, त्रिश्रुतिक हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर है 28, संगीत रत्नाकर पर टीका इनमें से किसने नहीं लिखा है? भाई नहीं लिखा है। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि संगीत रत्नाकर पर टीका लिखने वाले जो व्यक्ति थे, कलिनाथ थे, सिंह भूपाल थे और एक केशव थे। तो यहाँ पे सारे के सारे जो है लिखे हैं, तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या हो जाएगा? किसने नहीं लिखा है? तो भाई ऐसा कोई है ही नहीं, इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इन्होंने सभी ने लिखा है। और एक आपके जो मैंने बताया था आपको कि जो अभिनव गुप्त थे, वो किस पे? नाट्य शास्त्र पे टीका लिखे थे। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर, राग विज्ञान के लेखक किनको माना जाता है? राग विज्ञान के लेखक भैया कौन थे? विनायक राव पटवर्धन, इनके गुरु पलुस्कर, ठीक है, पलुस्कर। ओमकारनाथ ठाकुर, संगीतांजलि, संगीतांजलि ग्रंथ लिखे थे ओमकारनाथ ठाकुर, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आपके हैं आचार्य कैलाश चंद्रदेव बृहस्पति, ये कौन सा? तो ये आपके लिखे थे कौन सा? संगीत चिंतामणि, संगीत चिंतामणि, ठीक है। संगीत चिंतामणि के जो लेखक हो गए ये आपके हो जाएंगे। राग विज्ञान के लेखक यहाँ पे विनायक राव पटवर्धन और संगीत चिंतामणि आचार्य कैलाश चंद्रदेव बृहस्पति। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदुस्तानी राग आसावरी को कर्नाटक संगीत पद्धति में किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदुस्तानी पद्धति का जो राग है हमारा आसावरी है, और कर्नाटक संगीत पद्धति में जो राग हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा आसावरी को क्या कहेंगे? नट भैरवी कहेंगे, ठीक है। माया मालव गौड़ ये किसको कहते हैं? ये कह देंगे भैरव को। और हनुमत तोड़ी किसको कहेंगे? भैरवी को, ठीक है, भैरवी। लेकिन नट भैरवी जो हो जाता है वो आसावरी के समान माना जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके संगीत के दोस्तों। अब चलिए आपको जीके जीएस वाला सेशन की तरफ भी दिखा देते हैं, क्योंकि आप लोग जो है थोड़े से परेशान हैं जीके जीएस को लेकर। चलिए देखिए मैं इसको टाइप नहीं कर पाया दोस्तों, क्योंकि समय का अभाव रहता है, इसलिए मैं 30 प्रश्न ही करवाता हूँ आप लोगों को, बस बात यही है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जो रिक्वेस्ट किए हैं तो यहाँ पे आप लोगों के सामने स्कैन करके डायरेक्ट जो है उठा लिए हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। ये अभी हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे 41 से। थोड़ा सा धुंधलापन अगर दिख रहा होगा तो क्वालिटी तो अपनी बढ़ा लीजिएगा, एडवांस लेवल एडवांस में जाकर 1080 कर लीजिएगा, ठीक है। उसको देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका जवाब लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था? जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश जो क्या किए थे कि अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाहरी और आंतरिक खतरों में भारतीय रियासत की सुरक्षा करने के लिए जो जिम्मेदार रहे थे वो थे आपके लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। आगे देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के अगर बारे में अगर पूछा जाएगा तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। कितना? 1939। जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी नोट कीजिएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था कि जर्मनी के बर्लिन रेडियो स्टेशन से भारत समर्थक तथा अंग्रेज विरोधी भाषण वहां से प्रसारित किए थे। कहाँ? जर्मनी के बर्लिन से। और ये आपके जो है 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। इसकी भाई कहानी जो है ना बहुत लंबी है, अगर उतना बताएंगे तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेंगे। क्या है कि
स्वतंत्र भारत की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की और जिसके कारण 1857 का विद्रोह की शुरुआत हो गई? दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग बोले थे, और ये जो है बीपीएससी जो है यही सब प्रश्न को पूछता है, आप लोग याद कीजिएगा इसको, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, ताकि क्या हुआ कि वो चिंगारी जो है भड़क गया, 1857 की क्रांति हो गई। तो इसका जवाब जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये मंगल पांडे के द्वारा की गई थी। क्यों भाई? क्योंकि ये जो जानते थे कि एक आपका होता था ना 1800, जैसे ही 1856 जो है अंत हुआ, उसमें क्या हुआ कि आपके इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा। रॉय इनफील्ड जो है राइफल होते थे, उसमें क्या होते थे कि भाई कि उसमें चर्बी युक्त कारतूस दिया जाता था, उसमें चर्बी होता था, गाय और सुअरों के चर्बी होते थे, और वो कारतूस को क्या करना पड़ता था, मुंह से छील कर दांतों से उसके बाद उसको जो है दागना पड़ता था। तो जैसे ही पता चला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो भाई इसका जो विरोध है मंगल पांडे ने खुलकर कर दिया, और उसी के बाद आपका क्या हुआ कि 29 मार्च, ठीक है, कितना 29 मार्च याद रखिएगा, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। तो जवाब आपसे पूछेगा कि मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया था, तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को, और कहां से, तो बैरकपुर की छावनी से, ठीक है। और ये क्या हुआ कि धीरे 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 करके पूरे जो है आपके देश में फैल गया। भाई 1857 की क्रांति जो थी, 1857 की क्रांति जो थी वो आपके बिहार में कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो ये थे आपके बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपके स्वतंत्रता की पहली चिंगारी मंगल पांडे के ने प्रज्वलित की थी, क्योंकि मैंने बता दिया। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था? जब अंग्रेज अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब लगा रहे थे, जब स्थापित कर रहे थे, तो उस समय जो है कि भारत का जो है मुगल शासक, यानी भारत के तो वही थे, तो दिल्ली की गद्दी पे बैठे हुए ना, तो उस समय मुगल शासक कौन था? इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उस समय अकबर था शासक, ठीक है। सन 1600 ईस्वी में इसको क्या की गई, इसको जो है मान्यता दिया गया 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के लिए, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, ठीक है। चलिए ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ाऊंगा दोस्तों, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा जाएगा और बहुत आप लोग भी बोर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, जवादी पहाड़ी किस राज्य में है? देखिए जवादी पहाड़ी की हम बात कर ले तो जवादी पहाड़ी जो आपका हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में माना जाता है। जवादी पहाड़ी जो है तमिलनाडु में, यह क्या होता है कि पूर्वी घाट से संबंधित पहाड़ी है। अगर पूछेगा किस घाट से, तो याद रखना है कि पूर्वी घाट से संबंधित पहाड़ी है कौन, जवादी पहाड़ी। कहाँ है, तो तमिलनाडु में। किस घाट से संबंधित, तो पूर्वी घाट से संबंधित। चलिए आगे देख लेते हैं 47 नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्न में से कौन है? देखिए भारत में जो ग्रीष्मकालीन जो मानसून आते हैं ना, उसका पूछा जा रहा है कि सामान्य दिशा निम्न में से कौन है। क्या उत्तर, ये पश्चिम दक्षिण पश्चिम है, या दक्षिण पूर्व है, या उत्तर पूर्व, या उत्तर पश्चिम? इसका जवाब क्या रहने वाला है दोस्तों? इसका जवाब जो हो जाएगा ना, दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है कौन सा, दक्षिण पश्चिम। देखिए जब भी अगर ग्रीष्मकालीन में मानसून की प्रवाह अगर पूछेगा तो आपको दक्षिण पश्चिम याद रख लेना है, क्योंकि भारत की लगभग जो है आपको 75% वर्षा जो है आपके दक्षिण पश्चिम मानसून पवन कारण ही होता है, ठीक है। कितना, 75% वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम के कारण ही होता है, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम जो है ना दोस्तों, उनके पवन जो है यानी उनकी जो हवाएं हैं, उनको भी क्या किया जाता है, दो भाग में बांट दिया जाता है। कितने भाग, दो भाग, ठीक है। एक आपके अरब सागर की मानसून और दूसरा है बंगाल की खाड़ी की मानसून। तो ये दो भाग में बट जाते हैं आगे, लेकिन जितना पूछा है आपका उतना जवाब क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। आगे 48 नंबर का प्रश्न है, सतलज नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कहाँ है? सतलज, भाई सतलज जो नदी है आपके कहाँ, पंजाब प्रांत में। तो वैसे आप लोग जानते हैं सतलज जो है बहुत अच्छी नदी है। तो सतलज का जो उद्गम स्थल जो है वो कहाँ से पूछा जा रहा है, ये हमारे देश में उद्गम स्थल इसका नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो 48 का जो जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, तिब्बत में, ठीक है। तिब्बत की जो पठार है ना, राकसताल, ठीक है, राकसताल।
तो ये आपके राकसताल जो पठार है यहाँ पे तिब्बत का, वहीं से इसका उद्गम स्थल माना जाता है, वहीं उसी झील से निकलती है। ठीक है, सतलज की अगर हम बात कर ले कुल लंबाई की, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 1450 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाती है। ठीक है, सतलज नदी भारत में 1050 किलोमीटर लंबाई में बहती है। कितनी? 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत में केवल, और बाकी कुल तो 1450 है ना। तो ये सब जो आपको याद रखना है। सतलज नदी देखिए जैसे कि आपके हो गया फिरोजपुर और फजिल्का के बीच भारत पाकिस्तान की सीमा होते हुए बहती है। तो बाकी डिटेल में उतना नहीं पढ़ना है। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? ये तो आपका तिब्बत। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? यानी एक हमारा पृथ्वी है और उसके एक और ये कौन सा ग्रह है और ये कौन सा ग्रह है, तो ये बताना है। पृथ्वी यानी कि किन ग्रहों के, किन दो ग्रहों के बीच में है? क्या मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, मंगल शुक्र, या फिर शुक्र और शनि? तो इसका जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल और शुक्र के बीच में अवस्थित है। और शुक्र को जो है पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है। और सौर मंडल में अगर हम बात करें सबसे बड़ी ज्वालामुखी, तो वो आपको पूछ देगा, तो क्या बताना है? ओलिप्स मेसी, ओलिप्स पेमेसी, ओलिप्स मेसी। ठीक है, फुटबॉलर मेसी का नाम याद रख लीजिएगा, सबसे बड़ी ज्वालामुखी है सौर मंडल का। ठीक है, और मंगल ग्रह जो है दोस्तों, अपना जो है ग्रह 24 घंटे में एक चक्कर जो है अपना पूरा लगाता है। यानी कि जैसे पृथ्वी कितना है, पृथ्वी आपके 24 घंटे में लगा देती है ना सूर्य के चक्कर। यहाँ पे देखिए, आपको अगर पूछेगा प्रश्न माउंट एवरेस्ट से 3 गुना कौन बड़ा है, तो अभी आपको मैंने बताया ना कि निक्स ओलंपिया जो है वो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, और ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा पर्वत है। और आपको क्या बताया हम? ओलिप्स मेसी, ये आपके क्या है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी हो जाएगा। तो जितना मैंने बताया उसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, ज़्यादा डिटेल में क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा मंगल और शुक्र। आगे है कि आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे बड़ी चोटी है? तो गुरु शिखर किसकी भाई? क्या सह्याद्री के पर्वत की, या फिर पूर्वांचल की, अन्नामलाई की, या फिर अरावली की पहाड़ी की? तो गुरु शिखर जो है वो किसका है? वो जवाब हो जाएगा हमारा गुरु शिखर अरावली पर्वत हो जाएगा। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। और अरावली के पूर्व की ओर जो है बनास नदी निकलती है। भाई बनास नदी कहाँ निकलती है? तो अरावली के पूर्व की ओर। ये भी पूछ दिया जाता है, इसलिए आपको बता दिए। ठीक है, और देखिए अन्नामलाई की बात हो गई, तो अन्नामलाई की बात करें तो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित जो है ना आपका अनैमुदु दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है। कौन? अनैमुदु। अनैमुदु दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है, किस पे? अन्नामलाई पे स्थित है। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है हमारा 51 नंबर का कि टाइम मैगजीन वर्ष 2023 जारी दुनिया का महान स्थानों की सूची में भारत किस स्थान पर शामिल था? कब की बात हो रही है? 2023 की। तो भारत किन स्थानों पर सूचित, एक मिनट, जरा सा थोड़ा सा छोटा है ना, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, आराम से समझिए। टाइम मैगजीन द्वारा 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया था? अच्छा, ऐसा प्रश्न है भाई, कौन से स्थान को शामिल किया गया था? क्या लद्दाख था, या कौन सा मयूरभंज था, या कोयम्बटूर, या आपका ए और बी दोनों? इसका जो जवाब होगा 51 नंबर का, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यानी कि लद्दाख भी था और आपका मयूरभंज भी था, दोनों। इसलिए हमारा जवाब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये जो प्रश्न हमारा पूछ रहा है यहाँ पे, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है 52 नंबर का, कि सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना था? कब का है? 2022 के बारे में पूछ रहा है कि कौन था आयातक, शीर्ष आयातक देश। तो जवाब देना है इसका। 52 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भाई बहुत सारा हथियार जो है आयात किया था 2022 के अंदर में, बहुत सारा हथियार ये शीर्ष पे था। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा साफ दिखेगा आपको, थोड़ा सा साफ है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीबीआई के नए
प्रधान महाध्यक्ष, दोस्तों ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसको आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, सरस्वती सम्मान 2022, तो ये 2022 की अगर प्रश्न करेंगे तो ये कौन सम्मानित किया गया था, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 54 नंबर का जो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजेश मल्होत्रा। ठीक है, राजेश मल्होत्रा जी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न 55 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, भारत के नए महान्यायवादी कौन थे। तो देखिए दोस्तों, महान्यायवादी जो है ये आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न है, इसको मैं छोड़ देता हूं। आगे देखिए, एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस राज्य में स्थित है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 56 नंबर का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, असम हो जाएगा। ठीक है, जलीय हाइड्रोकार्बन यानी कि एशिया का सबसे लंबा पाइप जलीय हाइड्रोकार्बन का किस राज्य में है, तो असम में है। असम की राजधानी दिसपुर। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता दर पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के किन राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है। देखिए, सबसे कम साक्षरता दर वाली हम राज्यों की हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसका जवाब जो होगा यही हो जाएगा, आप जिस राज्य में रहते हैं यानी कि बिहार राज्य। ठीक है, तो टीचर बनना है और शिक्षा की गुणवत्ता को जो है सुधार करना है बिल्कुल ईमानदारी से। तो भाई, क्योंकि ऐसा प्रश्न जो है पढ़ने में शोभा नहीं देता है, क्योंकि इसको सबसे उच्च स्थान तक पहुंचाने में आप लोग का ही योगदान रहेगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 58 नंबर का, वर्ल्ड एडर एब्यूज आपके अवेयरनेस डे एक वार्षिक आयोजन है। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे एक वार्षिक आयोजन है जो बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा सहन किए गए दुर्व्यवहार, भेदभाव और अपेक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। वो कब मनाया जाता है, यानी कि आपको सीधा सीधा याद रखना है कि वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। 58 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 जून को मनाया जाता है। आगे देखिए, 59 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके, बहुत अच्छा, क्योंकि इसी प्रकार के जो है प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो ये आपका जवाब हो जाएगा, पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय गान पहली बार कब, तो 1911 के अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया था। ठीक है, 1911 के रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित जो आपके था जन गण मन, वो गाया गया था। तो आपको ये सब चीजें जो है याद होनी चाहिए, और ये आपके जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था 1911 ईस्वी में। चलिए आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है हमारा, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। तो सुरकोटदा जो है ये किस राज्य में स्थित है, इसका क्या जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका गुजरात में अवस्थित है। आगे देखिए, 61 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की। सिजदा यानी सिजदा या सजदा भी कहीं लिखा मिल जाएगा, तो सिजदा प्रथा किसने शुरुआत की, तो 61 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपके हो जाएंगे कौन, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, ये गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन ने 1266 से 1287 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत का बागडोर संभाला, यानी इसका जो कार्यकाल जो था दोस्तों आपको बताऊं तो 1266 से 1287 के बीच तक इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए, स्वतंत्र भारत, आपको मैं बता दूं, स्वतंत्र भारत के पहले अगर गवर्नर जनरल थे तो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है सी राजगोपालाचारी के तरफ, नहीं जाना है, उनको भी लेंगे, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो आपके कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन अगर आपसे पूछेगा प्रश्न कि प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, तब आपको सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ऐसे अगर प्रथम भारतीय नहीं लगाया है तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है हमारा, क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न जो है वो क्या कर रहा है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष स्थापित हुआ, किस वर्ष हुआ था। तो चौरी चौरा कांड की अगर हम बात कर ले तो चौरी चौरा क्या है, एक नामक जगह है, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा जो है आपके हुआ था कब, 1922 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो है आपके 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के जो चौरी चौरा जो नामक स्थान था उसमें क्या हुआ था कि असहयोग जो आंदोलन जो चल रहा था, वही आंदोलनकारी जो थे आक्रोश में आकर आंदोलनकारी जो क्या किए,
आक्रोश में आकर क्या किए थे कि थाना को जला दिए थे वहीं पे, क्योंकि थाना वाले इन्हें आंदोलन करने से रोक रहे थे, ठीक है, असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने से रोक रहे थे, इसलिए बहुत सारी भीड़ जमा हुई और उग्र होकर वो क्या किए, थाना को जला दिए, जिसमें कि 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया गया था। तो ये सब चीज जो थी वही चौरी चौरा कांड के नाम से जानी जाती है, 1922 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न की तरफ हम देखें तो सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत, मेघदूत, मालविकाग्नि मित्रम, तो ये सब किसके हैं, कालिदास के, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है। मुंडक उपनिषद जो है वो आपके किससे संबंधित हो जाएंगे। 65 का जो जवाब रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, अथर्ववेद से, ठीक है, अथर्ववेद से हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी। देखिए पहले तो एक प्रश्न आपका क्लियर हो गया कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, तो सर विलियम जोन्स ने की, ठीक है, सर विलियम जोन्स ने की। दोस्तों देखिए आज अगर मजा नहीं आ रहा होगा ना तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा आपको कि क्वेश्चन जो है लिख कर ही मैं करवा दूं, क्योंकि इस तरह से दोस्तों टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, इस वजह से मैं नहीं लिख पाता हूं, बस बात यही है। अगर टाइम नहीं मिलेगी तो मैं इस तरह से भी आपको करवा दूंगा। क्या आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अन्यथा मैं जीके जीएस सेशन को छोड़कर चलूंगा, ठीक है। तो जीके जीएस का सेशन जो आपको पसंद आता है या फिर नहीं, आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में लिख के कि हाँ बिल्कुल जीके जीएस के साथ वाला, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो स्थापना किया गया था, कौन सा, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी, तो इसका जवाब हो जाएगा 66 नंबर का जो जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 1784 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा राज्य होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आपके हो जाएंगे सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है आपको बता दूं मैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, राजस्थान का सबसे बड़ा है। और लेकिन इसमें क्या है, एक बात है कि इसमें जो है ज्यादा हिस्सा इसका रेगिस्तान है भाई, इसके कारण। तो उसके बाद फिर आपका आ जाता है कौन सा, आपका उसके बाद फिर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद आपका कौन सा हो जाता है, उत्तर प्रदेश। ये तमिलनाडु का नाम बहुत पीछे है, ठीक है। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। बिहार का स्थान भाई क्या कितना नंबर का है, कोई जानता है क्या, कोई जानता है तो चलिए फटाफट कमेंट कीजिएगा कि बिहार का कौन सा स्थान है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े। तो अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। पहले तो भाई NH7 हुआ करता था सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, लेकिन आजकल जो है बहुत सारे सड़कें बन गई है, बहुत कुछ हो गया, तो भाई ये सब तो परिवर्तन होते रहता है। तो 68 का हमारा जवाब क्या रहने वाला है, कौन सा NH है। 68 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH44, जो कि जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे है NH, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोग फटाफट जो है मुझे कमेंट कीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा और क्या मैं जीके जीएस को इस तरह से शामिल करूं या फिर ना करूं, केवल म्यूजिक पढ़ाऊं, आप लोग का क्या विचार है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अपने विचार को प्रकट कीजिएगा हमारे समक्ष, ताकि आपके समाधान हम कर पाएं। अगर ऐसा भी आपको पसंद है तो ऐसा भी करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन भाई लिखने का टाइम थोड़ा सा कम हो पाता है जीके जीएस का, इसलिए मैं लिख नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करके मुझे सुझाव देंगे और बताएंगे तो सेशन कैसा लगा है, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। और हम दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।